साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं आर.एस. गौतम, एडवोकेट। साथियों, पूरे देश में और मुख्य रूप से जितनी देश के अंदर विपक्षी पार्टियां हैं, जिन्होंने बहुत समय पहले से बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी की सरकारों के खिलाफ, केंद्र की बीजेपी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं, जिस पर गौर करने की बात है। बीजेपी को सत्ता में लाने वाला कौन? एक तरफ तो आप कहते हैं कि देश में 85% आबादी और वोट बहुजन समाज का है। बीजेपी के पास तो 15% ही है, लेकिन वो फिक्स रहता है। फिर भी बीजेपी क्यों जीत जाती है? केंद्र में सरकार उसकी कैसे बनती है? राज्यों में सरकार कैसे बनती है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यदि आप सही मानी में निष्पक्ष होकर के आंकलन करें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि जितनी विपक्षी पार्टियां ये बीजेपी को कोस रही हैं, बीजेपी की सरकारों को कोस रही हैं, यही बीजेपी को ला रही हैं, यही इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, दिल्ली में चुनाव होने वाला है, फरवरी में चुनाव होगा, बीजेपी लड़ रही है, और जो अपोजिट पार्टियां हैं, जितनी भी हैं, जिनका इंडिया गठबंधन बना, उनके अंदर इतनी ईगो है कि वो किसी भी तरीके से किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। केजरीवाल साहब की आप पार्टी अपने आप से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस से उनका कोई समझौता नहीं हुआ है, करना भी नहीं चाहते। कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारेगी। आज़ाद समाज पार्टी से पता लगा है भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी कुछ कैंडिडेट उतार रहे हैं दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए। बीएसपी का भी कुछ पता नहीं है, लड़ेगी नहीं लड़ेगी। समाजवादी पार्टी का कुछ पता नहीं है, लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। ओवैसी की पार्टी है, वो भी कुछ कैंडिडेट उतारेगी। तो इस तरह से जो आपका 85% वोट है, वो तो 85 जगह चला जाएगा, लेकिन बीजेपी का जो 15% वोट है, वो तो उसका सॉलिड है, वो कटने वाला नहीं है। चाहे आप कितना जोर लगा दीजिए, वो उसको मिलेगा। इसके अलावा 15% के अलावा वो 15-20% वोट इधर उधर से काट लेती है, उसका फायदा हो जाता है। 40% से कम वोट पड़ता है, बीजेपी की सरकार बन जाती है। अब आप बताइए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपको चुनाव हारना मंजूर है, लेकिन एक मोर्चा बना करके, समझौता करके, एक झंडे के नीचे चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार नहीं है, तो बटे रहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह उत्तराखंड में होने वाला है, बिहार में चुनाव होने वाला है, वहाँ पर भी अब आपने इंडिया गठबंधन बनाया, बहुत अच्छी बात है, 5-7 पार्टियां मिल गई। रिजल्ट क्या निकला? हरियाणा में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ। आरोप लगाया गया कि ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ी हुई और बीजेपी चुनाव जीत गई। मानता हूँ किसी सीमा तक ये बात सही हो सकती है, ईवीएम में गड़बड़ी है थी, तो उसका निराकरण कैसे हो सकता है? यदि आप सब लोग मिलकर के ये घोषणा कर दें और चुनाव आयोग को भेज दें कि जब तक देश में या किसी प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप बीजेपी की सरकार बनवा दीजिएगा। देखिए क्या होता है। इलेक्शन कमीशन की हिम्मत नहीं है कि वो बीजेपी की सरकार बनवा दे और आपकी बात को न माने, लेकिन ऐसा कहने की किसी में हिम्मत नहीं है। ना समाजवादी पार्टी इस बात को कह रही है, ना बहुजन समाज पार्टी कह रही है, ना लालू जी की पार्टी कह रही है, ना नीतीश जी कह रही है, नहीं चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी कह रही है, कोई कुछ नहीं कह रहा। चुनाव लड़ने को तैयार हैं, कहीं डिक्लेयर हो गए और टाइम मिलता है तो ईवीएम की बुराई करने लगते हैं। अरे यदि आप वास्तव में देशभक्त हैं, बहुजन समाज के हितैषी हैं, तो उनकी हित की बात करने के लिए कुछ काम करने की ज़रूरत है। केवल भाषण देने से कुछ नहीं होगा।
यदि वास्तव में आप इच्छुक हैं कि बीजेपी की सरकार केंद्र में न बने, स्टेटों में न बने, तो उसके लिए यदि आप ईवीएम का वास्तव में बहिष्कार करना चाहते हैं तो सब मिलकर के एक लिखित में मेमोरेंडम दे दें चुनाव आयोग को, उसकी कॉपी दें राष्ट्रपति महोदय को, और उसकी कॉपी एक भारत के सीजीआई साहब को भी दें कि लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है, यदि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराए जाएंगे हम बहिष्कार करेंगे, हम चुनाव भाग नहीं लेंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो ईवीएम से चुनाव करवा दे। इसके लिए कितने तैयार हैं? आम पब्लिक है, उसी में से मैं भी एक हूँ। मैं पूछता हूँ, आम पब्लिक को पूछना चाहिए इन नेताओं से कि भाई आप एक तरफ तो आलोचना करते हो, बुराई करते हो, और दूसरी तरफ उसी की सरकार बनाने के लिए आपने ये तरीका अपना रखा है। जब आप अपना अपना दल लेकर के चुनाव लड़ोगे तो सब हार जाओगे। हारना आपको मंजूर है, लेकिन गठबंधन बनाना मंजूर नहीं है। उसमें आपकी ईगो सामने आ जाती है, आपका अहम, आपका घमंड सामने आ जाता है। आपका तो कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान पब्लिक का होता है। आरक्षण को कुठाराघात हुआ, किसका गया? SC ST OBC का नुकसान हुआ। अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, कत्लेआम होता है, विभिन्न तरह की एट्रोसिटीज हो रही हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, जिसकी सरकार है वो तो जिम्मेदार है ही 100%। उसमें तो किसी तरह की कोई बात कहने की जरूरत ही नहीं है, 100%। लेकिन आपकी क्या ड्यूटी है? आप क्या कर रहे हैं? आपको संबंधित एजेंसी है, संबंधित गवर्नमेंट है, जो कार्यपालिका है, वहाँ पर आप क्या मैसेज दे रहे हैं? कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं हो रहा है देश के हित में, समाज के हित में। केवल चुनाव लड़ने की आवाज़ें आती हैं। साथियों, यदि ये बहुजन समाज की जितनी पार्टियां हैं जो हमने यहाँ पे पहले बतलाई हुई हैं, ये सब मिलकर के एक गठबंधन कर लें, कांग्रेस आपको भी ले लें, ममता बनर्जी को भी ले लें, शिवसेना को भी ले लें, मैं समझता हूँ कि शायद 80% वोट इनको मिलेगा और बीजेपी की सरकार ना तो केंद्र में बनेगी ना किसी स्टेट में बनेगी। लेकिन इनको अपनी अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी। ये आपस में ही लड़ते हैं, बजाय बीजेपी के लड़ने से ये आपस में ही लड़ते हैं, रोज लड़ते हैं। कोई किसी की बात को मानने को तैयार नहीं है। केजरीवाल ने कह दिया दिल्ली में हम किसी समझौता नहीं करेंगे। चंद्रशेखर को फ़ोन कर रहे हैं, कांग्रेस भी चंद्रशेखर को फ़ोन कर रही है, किसी तरीके से कुछ बन जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई बात बनने वाली है। और जब सब अपना अपना झंडा लेकर के अपना अपना पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, किसको फ़ायदा होगा? जिसको फ़ायदा होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे, पब्लिक नहीं। पब्लिक तो आपको वोट देती है, न तो आप वोट की रक्षा कर पा रहे हैं और ना ही पब्लिक के हित में कोई काम करने को तैयार हैं, ना ही पब्लिक के हित में कोई सेक्रीफाइस करने को तैयार है। साथियों, बहुजन पैगाम के माध्यम से जो मैसेज हम देशवासियों को देते हैं, मेरा अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। देश का लोकतंत्र बहाल हो, कायम रहे, जो कि एक संवैधानिक व्यवस्था है। देश की हायर जुडिशरी और टोटल जुडिशरी यथावत काम करे जैसे कि संविधान में व्यवस्था दी हुई है। देश की कार्यपालिका संवैधानिक तरीके से काम करे, न्यायपालिका संवैधानिक तरीके से काम करे। लोकतंत्र को बनाए रखने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, ठीक ढंग से काम करना चाहिए। लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा, सब गड़बड़ हो रहा है। पूरा देश देख रहा है और आप भी देख रहे हैं। चुनाव आता है तो आप ताल ठोक के मैदान में चुनाव लड़ते हैं। उस समय ईवीएम का मुद्दा, गठबंधन का मुद्दा सब भूल जाते हैं। जब हार जाते हैं तब चिल्लाते हैं ईवीएम की वजह से हो गया या गठबंधन नहीं हुआ उसकी वजह से हो गया। एक बात सही है, यदि गठबंधन आपका हो जाए तभी आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं, वरना चिल्लाते रहिएगा। अत्याचार बढ़ रहे हैं, आरक्षण खत्म हो गया, तरह तरह की एट्रोसिटी डेली हो रही हैं, कितनी बातें डेली समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, समाधान किसी का नहीं हो रहा है। आपने कभी सोचा है कि हमारे देश की जो करेंसी है उसका स्टेटस क्या हो गया?
आज विश्व में शायद एक आध देश होगा जिसकी करेंसी भारत की तुलना में नीचे हो। भारत की करेंसी डाउन होती चली जा रही है। कौन जिम्मेदार इसके लिए है? आपके रुपए की वैल्यू क्या रही? कोई नहीं सोचता, ना उसके लिए कोई आवाज़ उठाता है। दो चार मुद्दे हैं घिसे पिटे, उन्हीं को लेकर के चलते रहते हैं। करेंसी आपकी डाउन हो रही है, उसी का कारण ये है कि महंगाई बढ़ रही है, रुपए की कोई वैल्यू नहीं रही है। उधर अभी उत्तर प्रदेश का केशव प्रसाद मौर्य एक है, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है। उसने एक स्टेटमेंट दिया कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ये बहुजन समाज के दुश्मन हैं। अब क्या उसको संज्ञा दें? ये अनपढ़ गंवार लोग ऐसे आ गए हैं जो कि इस तरह की भाषा बोलते हैं। जिस व्यवस्था के तहत वो आज एमएलए बना, एमएलसी बना, मिनिस्टर बना, वो उस व्यवस्थापक की ही आलोचना कर रहा है, यानी बाबा साहब को भी दुश्मन बता रहा है। उससे पहले मिस्टर अमित शाह जिस व्यवस्था के तहत आज वो गृह मंत्री हैं, उस व्यवस्था को देने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में क्या कहा? एक मजाकिया अंदाज में, या कहना चाहिए एक टॉन्टिंग करने के अंदाज में राज्यसभा में भाषण दिया। अम्बेडकर 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 फैशन बन गया है। यदि इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में रहते। अरे भाई, किसने रोका है आपको? आप भगवान का नाम लीजिए और 7 जन्मों तक, क्या जन्म जन्म तक आप स्वर्ग में रहिए। क्यों यहाँ पर आलोचना बर्दाश्त कर रहे हो? पूरा देश आज आपके पुतले जला रहा है, तरह तरह की भद्दी गालियाँ भी दे रहा है, पता नहीं क्या क्या बातें कही जा रही हैं। एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते मैं उस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो अमित शाह जी के लिए आज पूरा देश कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है इसलिए। तो क्यों ऐसा सुनते हो? किसने रोका हुआ है स्वर्ग जाने से? आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आलोचना भी नहीं सुननी पड़ेगी, न कोई गालियाँ आपको देगा, कुछ नहीं देगा। जहाँ तक बहुजन समाज के लोगों का सवाल है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सवाल है, हजारों साल पहले से आपने देखा, संविधान तो अभी बना, 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूप बनके तैयार हो गया और पार्लियामेंट से पास हो गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। उससे पहले तो आपके भगवानों की परंपरा चलती थी इस देश के अंदर। जब वो परंपरा भगवानों की चलती थी तो लोग क्यों स्वर्ग नहीं चले गए? और जो यहाँ का दलित शोषित पिछड़ा समाज है, जो पहले शूद्र समाज कहलाता था, उसको तो बराबरी का किसी भी क्षेत्र में कोई हक नहीं था। तो ये समाज क्या करेगा आपके भगवानों को? क्या उनकी पूजा करके मिलेगा? कभी नहीं मिला है। जो कुछ मिला है भारत के बहुसंख्यक समाज को संविधान से मिला है। इतना ही नहीं, हद हो गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक यादव जज है, वो कहता है कठमुल्लों ने देश को बर्बाद कर दिया और ये देश बहुसंख्यक समाज से चलेगा। क्या वो असंवैधानिक भाषा नहीं बोल रहा है? उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। यदि ये बात किसी अन्य धर्म के लोगों ने कह दी होती तो शायद वो जेल में होता और कोर्ट उसे बेल भी नहीं देती। क्या हुआ पनिशमेंट? सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, डांट फटकार के भेज दिया वापस। कोई सजा मिली उसको? कुछ नहीं, नथिंग। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से अपमानजनक असंवैधानिक भाषा बोलते हैं। कौन? जो हाई कोर्ट में जजेज हैं वो। क्या एक्शन होता है? कहीं कुछ नहीं। उसी तरह से आज चाहे उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, कोई भी प्रदेश हो, किसी भी की भी सरकार हो,
जो सरकार पुलिस के बल पर कार्रवाई करती है, सरकार चलाना चाहती है, पब्लिक क्या करे, पब्लिक को भुगतना पड़ता है। बहुत दुख होता है, तरह तरह से हैरेसमेंट होता है, और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो कुछ नहीं कार्रवाई करते। अभी देखा आपने छत्तीसगढ़ में, आज एक वीडियो देख रहा था, एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति था, शायद 45-50 साल की एज होगी, एक झूठे चोरी के इल्जाम में इसने चावल चुराए हुए हैं कुछ। प्रधान ने और वहाँ के उसके लोगों ने पेड़ से बांध दिया, और पेड़ से बांध कर उसको इतना लाठी डंडों से पीटा कि उसकी जान ले ली, वो मर गया। उसके बाद पुलिस आती है, 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। क्या उसको न्याय मिल गया गिरफ्तारी करने से? मैं इस देश की सरकारों से कहना चाहता हूं, और इस देश के लोगों से भी कहना चाहता हूं, मुख्य रूप से जो अपनी अपनी पार्टियां बनाए हुए बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज की पार्टियां, उनसे कहना चाहता हूं, आप एक अल्टीमेटम दीजिए भारत सरकार को, एक भारत के राष्ट्रपति महोदय को दीजिए, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दीजिए कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश, किसी भी प्रदेश के अंदर यदि कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटी अथवा कोई भी कमजोर वर्ग का, शोषित पीड़ित समाज का व्यक्ति के खिलाफ एट्रोसिटी होती है, मारा जाता है, उसके लिए सबसे पहले तो वहाँ की सरकार 1 करोड़ रुपए मुआवजा के रूप में देगी, जिसकी वजह से उस परिवार का भरण पोषण आगे होगा। इसके साथ साथ जिन लोगों ने वो कृत्य किया है उनकी प्रॉपर्टी नीलाम कराई जाए, उनके हिस्से में जितनी प्रॉपर्टी आती है उससे वो पैसा वसूल किया जाए। कम पड़ता है तो सरकार को, जो स्टेट सरकार है, उसको अपने फंड से वो पैसे की भरपाई करके कम से कम 1 करोड़ रुपए का एक आदमी को कंपनसेशन मिलना चाहिए। देखिए अत्याचार बंद होते हैं कि नहीं, एट्रोसिटी बंद होते हैं कि नहीं, ये काम करने को कोई तैयार नहीं, ये आवाज़ उठाने को कोई तैयार नहीं है। आप आवाज़ तो उठाइए, बजाय अपने लंबे लंबे भाषण देने के मंचों पर आकर के इधर उधर की बातें करके मतलब की बात तो करते नहीं। मेरे विचार से 1 करोड़, कम से कम 1 करोड़ का कंपनसेशन उस व्यक्ति को, उसके परिवार को मिलना चाहिए जिसकी दर्दनाक तरीके से उसको मार डाला गया है एट्रोसिटी के दौरान। साथ साथ इसके उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, इसके साथ साथ उसके रोजगार की व्यवस्था, ये सब हो जाए। मैं समझता हूँ कि शायद इस देश में 1 महीने के अंदर जितनी एट्रोसिटी हो रही हैं, मोर देन 50% तो तभी बंद हो जाएंगी, उसके बाद होंगी नहीं। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, फैक्टर क्या है, जो इस देश में वर्णवाद और जातिवाद फैल रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है एट्रोसिटीज़ का। कौन दूर करेगा भाई? जिसको जातिवाद और वर्णवाद से लाभ मिल रहा है वो तो दूर करेगा नहीं, वो तो कहेगा ये चलता रहना चाहिए। जो लोग इसके तहत सफरर हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उसकी आवाज़ उठाएं। उदाहरण के तौर पर जैसे बहुजन समाज के लोग हैं, कहते हैं 85% हैं, अरे आपस में अपना खान पान एक करो, आपस में शादी ब्याह एक करो, आपकी आवाज़ बनेगी। और जब आप 85% एक हो जाएंगे, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं, किसी में जरूरत नहीं कि आप पर किसी तरह का कातिलाना हमला कर पाए, किसी का किडनैप कर पाए, किसी की हत्या कर पाए। यूनिटी दिखाने की ज़रूरत है और वास्तव में करने की ज़रूरत है। तभी तो इस समस्या को दूर करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बुक लिखी थी, इनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब भी उन्होंने कहा था, स्वराज हैज नो सिग्निफिकेंस विदाउट एस्टेब्लिशिंग कास्टलेस सोसाइटी इन इंडिया। जब तक देश में जातिहीन समाज की स्थापना नहीं हो जाती तब तक आज़ादी का कोई महत्व नहीं। ये बात आज भी सच हो रही है। ये बात हमारे समाज के जो नेता हैं, अखिलेश जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, नीतीश जी हैं, मायावती जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, तमाम नए नए संगठन बन रहे हैं, नई नई पार्टियां बन रही हैं। इनकी समझ में क्यों नहीं आता जो मेन कॉज है एट्रोसिटीज़ का, असमानता का और अमानवीय घटना होने का मेन कॉज है, वो वर्णवाद और जातिवाद है। इससे छुटकारा पाने के लिए लोगों को आज नहीं तो कल सामने आना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ देखते हैं
कि जो आज के मनुवादी विचारधारा के तहत साधु संत और महात्मा बने हुए हैं, लंबा लंबा तिलक लगा करके, एक महात्मा तो अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता, आंखें बिल्कुल नीचे रहता है, जिसका नाम सब जानते हैं, वो जहर उगलता है, आजमगढ़ का रहने वाला है, रामानुजाचार्य इस तरह का कोई नाम है उसका, जिसने एक बार कहा था आगरा में, मरे मुलायम कांसी राम, बोल जोर से बोलो जय श्री राम। ऐसे व्यक्ति को जेल में होना चाहिए या बाहर कथावाचक होना चाहिए। इसी तरह से अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा निकाली, क्या नारा दिया, जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई। उसमें एक छत्तीसगढ़ की लेडी थी, शू कास्ट की, मीरा भारती, उसने कह दिया, जातिवाद की करो विदाई, ब्राह्मण की लड़की चमार को ब्याई, चमार की लुगाई, तब हम सारे हिंदू भाई भाई। इसमें बवाल हो गया। भाई बवाल होने की क्या जरूरत थी, ये तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, लेकिन वो सब इकट्ठे कब होंगे, जब ऐसा होगा। तो इसमें बुरा मानने की जरूरत क्या, कोई उसे धमकी दे रहा है, कैसा ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, गोली से मार देंगे, आदि आदि कर देंगे। नारे भी दिए गए, जातिवाद की जो मनवादी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने नारा क्या दिया, जातिवाद की करो विदाई, मीरा भारती, ब्राह्मण की ठाकुर की, यादव की कुर्मी की लुगाई, हम सब हिंदू भाई भाई। क्या हो रहा है इस देश में, पागल हो गए हैं लोग, हैं। इतनी अकल समझ में नहीं आती कि एक बात जो तुमने कही उसी को दूसरे ने कह दिया, उसने सच्चाई कह दी, आपने ऊपर ऊपर की बात कह दी, उसने गलत क्या कह दिया। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक देश का समाज इकट्ठा नहीं हो सकता। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, शिकायत भी आती है कि सर वीडियो छोटा बना कीजिएगा। इसलिए क्योंकि हम सच्चाई बयां करते हैं, हम कोई सुनी सुनाई बात नहीं करते और कोई किसी खिलाफ नहीं बोलते, जो वास्तव में समाज हित में होती है, देश हित में होती है, वही मैं कहता हूँ। इसलिए मैं इन भटके हुए राजनेताओं से आज यही कहना चाहूँगा कि भाई यदि वास्तव में इस देश में बीजेपी का शासन अच्छा नहीं है, तो आप उसको हटाने के लिए भाई जो इंडिया गठबंधन बनाया है, या और कोई नाम रख लो सब मिल करके, जो आपको पसंद आए तो एक गठबंधन बना लो, उससे चुनाव लड़ो, तभी आप हटा सकते हैं। या फिर जो पहले मैंने कहा कि सब लोग मिलकर के चुनाव आयोग को एक मेमोरेंडम दो कि जब तक ईवीएम की अपेक्षा बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे तब तक हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। ये दो बातें आपने करनी है, बीजेपी आपसे आप खत्म हो जाएगी, चुनाव लड़ना छोड़ देगी, लड़ेगी भी तो हार जाएगी। लेकिन ये काम आप लोग करने को तैयार हैं? शायद नहीं। जब नहीं तो चिल्लाते रहिएगा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग हैं बेचारे, भोले वाले हैं देश के लोग। इस समय अशिक्षा का माहौल बना हुआ है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, सरकार कहती है शिक्षित बनो। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, टीचर नहीं जा रहे हैं, टाट पट्टी वहाँ पर नहीं है, कुर्सियाँ नहीं है, बिजली का व्यवस्था नहीं है। अभी देखा आपने कितना जातिवाद का असर हो रहा है। उत्तराखंड में जो ये खाना बनता है स्कूलों में, वहाँ पर एक लेडी अपॉइंट हो गई, सुकाश की थी, उसमें शायद 85 बच्चे थे उस स्कूल में। तो जब लोगों को पता लगा तो उन्होंने अपने अपने बच्चे भेजना बंद कर दिया, जो 7 क्लास के लोग थे, कि उसका बना खाना नहीं खाएंगे। बाद में ये बात आगे बढ़ी, उसको हटा दिया गया और वहाँ पर एक सवर्ण महिला को नियुक्त कर दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो शुरू क्लास के बच्चे थे, उन्होंने कहा हम इसके हाथ का खाना तो बहुत दूर रहा, पानी भी नहीं पिएंगे। हड़कंप मच गया। तो सबसे बड़ा रूट क्या है, मेन कॉज क्या है इस देश में? असमानता का और तरह तरह के अत्याचारों का, जातिवाद, वर्णवाद। यह जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम देश में एकजुटता पैदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा मुख्य रूप से जो बहुजन समाज के लोग हैं उनसे निवेदन है कि कम से कम तुम तो आपस में जातिवाद खत्म करो। ऊपर के लोग रह गए, जिन्हें 7 क्लास के लोग रहे, तो हो सकता है
या तुमने आपस में कर लिया तो वो भी इसी विचारधारा में जुड़ जाएं, और जो उनके मनवादी किस्म के साधु महात्मा हैं जो जहर उगलते हैं, पूरे समाज को गुमराह कर रहे हैं, उनकी भी समझ में आ जाए। हालांकि इतनी आसानी से उनकी समझ में आने वाली नहीं है। बहुत सारे शंकराचार्य बने हुए हैं, धर्म गुरु और पता नहीं क्या क्या गुरु और विश्व गुरु बने हुए हैं, लेकिन जहर उगलते हैं, एक अमानवीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं और असंवैधानिक भाषा बोलते हैं। साथियों, एक बात कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। बड़ा जोर शोर से प्रचार हो रहा है कि इलाहाबाद में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। कितना पैसा खर्च हो रहा है? जो मेरी नोटिस में आया है, हम नहीं कह सकते वो सही है गलत है, लेकिन जो नोटिस में आ रहा है शायद 52,000 करोड़। कमाल की बात है। आप देखिए, जहाँ पूरा विश्व के हर देश शिक्षा की तरफ जा रहे हैं और हम पाखंडवाद की तरफ जा रहे हैं, 52 करोड़ रुपए से शिक्षा पर वो पैसा खर्च किया जाए तो इस देश में शायद कोई अशिक्षित नहीं रहेगा। बढ़िया से बढ़िया स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगी, और जो भीड़ आज पाखंडवाद की तरफ जा रही है, वो भीड़ जिस दिन मंदिरों को छोड़ करके, इस तरह के कुंभ को छोड़ करके स्कूलों की तरफ, कॉलेजों की तरफ, यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगेगी, उस दिन समझ लिए कि भारत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। साथियों, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन एक बुद्धिजीवी होने के नाते, सामाजिक थिंकर होने के नाते मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा सकता हूं। करना तो इनको है जिनके हाथ में पैसा भी है, ताकत भी है, पार्टियां बनाए हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारी आपकी भी ड्यूटी है कि कम से कम हम आप भी एक अपना फर्ज समझते हुए जो लोग देश को गुमराह कर रहे हैं उससे बचें और समाज को बचाएं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि यदि बहुजन पैगाम को आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो घर घर तक पहुंचाने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम आगे चलता रहे और आप तक ये जानकारियाँ निष्पक्ष रूप से पहुँचती रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक।